झांसी की रानी और रानी पद्मावती, इन वीरांगनाओं के नामों को इतिहास ने काफी बड़े अक्षरों में लिखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली जौहर करने वाली वीरांगना उत्तराखंड में जन्मी थी। जब रानी कर्णावती का नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं हुआ था, तब कुमाऊं की इस रानी ने तुर्कों को चुनौती दे दी थी। इतिहास की किताबों में उनका नाम बमुश्किल ही मिलता है, लेकिन लोकगीतों, जागरों और देवी कथाओं में वो आज भी जीवित हैं। गोला नदी के किनारे गहरी घाटियों और कुमाऊं की खामोश पहाड़ियों में सदियों से एक कहानी गूंज रही है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने रानी बनकर सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि तलवार उठाई, युद्ध लड़ा और सम्मान के लिए जौहर को चुना। ये कोई साधारण रानी नहीं है, ये थी मौला देवी उर्फ जिया रानी, जिन्हें लोग आज भी राजमाता और कुमाऊं की प्रिय रानी के नाम से पूछते हैं। उनकी कहानी उस इतिहास और लोक कथा के बीच की कड़ी है, जहां लिखित प्रमाण खत्म हो जाते हैं और जन स्मृतियां शुरू हो जाती हैं, मंदिरों में, यात्राओं में, जागरों में और आस्था में। तो इतिहासनामा के इस एपिसोड में आज हम जानने की कोशिश करेंगे उस वीरांगना की कहानी जिसे इतिहास ने अधूरा छोड़ा, लेकिन जिसने कुमाऊं को नारी शक्ति, शौर्य और बलिदान की पहचान दी। ये कहानी उस रानी की है जो भारत की पहली जौहर करने वाली महिला मानी जाती है और जिसकी गूंज आज भी पहाड़ों में सुनाई देती है। ये उस दौर की बात है जब ना तो पक्की सड़कें हुआ करती थी और ना ही आधुनिक बस्तियां। तब उत्तराखंड छोटे छोटे राजवंशों, योद्धा कुलों और स्थानीय शासकों से मिलकर बना हुआ था। इन पहाड़ी समाजों में उस वक्त जिंदगी आसान नहीं हुआ करती थी। कठिन भूभाग, सीमित संसाधन और लगातार बाहरी खतरों के बीच जीवन जीना पड़ता था। ऐसे माहौल में नेतृत्व सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि समझदारी और साहस का भी होता था। ये वही दौर था जब पुंडीर राजवंश एक शक्तिशाली कुल के रूप में उभरा, जिनका प्रभाव हरिद्वार के मैदानी इलाकों से लेकर गढ़वाल, सहारनपुर और नाहन क्षेत्रों तक था। मायापुर यानी कि वर्तमान हरिद्वार में तब पुंडीर राजवंश का शासन था, जो कि चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत थे। इसके बाद 12वीं सदी में जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, तो अलग अलग युद्ध में पुंडीर राजवंश के शासकों जैसे कि चंद पुंडेर, उनके पुत्र धीरसेन पुंडेर और उनके पोते पावस पुंडेर ने तुर्कों से युद्ध किया और वो शहीद हो गए। मोहम्मद गौरी के प्रथम युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद साल 1192 में दोबारा आक्रमण कर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया तथा दिल्ली की गद्दी में तुर्कों का राज स्थापित हो गया। मगर हरिद्वार में पुंडेर राज्य का अस्तित्व 1192 के बाद 200 साल तक मौजूद रहा था। इसके बाद अमरदेव पुंडेर राजा बनते हैं, जिनके घर एक पुत्री जन्म लेती है, जिसका नाम रखा जाता है मौला देवी पुंडेर। मौला देवी का बचपन किसी सामान्य राजकुमारी जैसा बिल्कुल नहीं था। उनके दरबार में युद्ध कौशल और आध्यात्मिक साधना दोनों को समान महत्व मिलता था। जहां एक और हम अक्सर मध्यकालीन रानियों को पर्दे में रहने वाली और राजनीति से दूर महिलाओं के रूप में देखते हैं, वहीं पहाड़ में सच्चाई थोड़ी अलग थी। यहाँ हर सक्षम व्यक्ति को समाज की सुरक्षा और अस्तित्व का हिस्सा माना जाता था और महिलाएं भी इससे अलग नहीं थी। मौला देवी को बचपन से ही शिक्षा, राजनीति, नेतृत्व और युद्ध कला का परीक्षण मिला। यह योद्धाओं और मंत्रियों के बीच में पली बड़ी, जहां पर निर्णय लेना और जिम्मेदारी उठाना उनका रोजमर्रा का काम था। उनके जीवन का निर्णायक मोड़ तब आता है जब उनका विवाह कत्यूरी राजवंश में होता है, जो कुमाऊं का एक प्रसिद्ध और लंबे समय तक शासन करने वाला राजघराना था। कत्यूरी शासक न केवल राजनीतिक ताकत रखते थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के संरक्षक भी थे। हालांकि उस समय तक इस वंश का स्वर्णिम काल ढलान पर था और राज्य आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था। मैदानी इलाकों में पुंडेर राज्य होने के बावजूद यहाँ पर तुर्कों और मुगलों ने लगातार हमले करने शुरू कर दिए। न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पहाड़ी इलाकों तक में तुर्क हमला करने लगे थे। ऐसे ही एक हमले में कुमाऊं के कत्यूरी राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडेर की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव की सेना को भेजा और इसके बाद राजा अमरदेव पुंडेर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव उर्फ पृथ्वीपाल से कर दिया। उनके पति राजा प्रथम देव, जिन्हें आज कुछ जगहों पर पृथ्वीपाल या फिर प्रथम पाल के नाम से भी जाना जाता है, सीमित संसाधनों और बढ़ती चुनौतियों के बीच वो शासन कर रहे थे। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कत्यूरी शैली में निर्मित द्वाराहाट, जागेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों में प्रसिद्ध मंदिर कत्यूरी राजाओं ने ही बनवाए हैं। प्रीतम देव 47वें कत्यूरी राजा थे, जिन्हें पिथौरा शाही नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम पर वर्तमान में पिथौरागढ़ जिले का नाम पड़ा।
कत्यूरी सत्ता छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगी थी और मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरत थी। ऐसे समय में मौला देवी का दरबार में आना सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि उस नेतृत्व की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर कुमाऊं के इतिहास की दिशा बदल दी। विवाह के बाद गौला नदी के किनारे बसे एक घने जंगल के क्षेत्र में वो रहने लगी, जिसे आगे चलकर रानी बाग कहा गया, यानी कि रानी का बाग। आज भी स्थान में उनके नाम का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने न केवल यहाँ पर निवास किया, बल्कि क्षेत्र को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। जब उनके पति का स्वास्थ्य गिरने लगा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद उनके छोटे पुत्र धामदेव को राज सिंहासन पर बिठाया गया। इसके बाद धामदेव की भी अल्प आयु होने के कारण रानी मौला देवी को शासन संभालना पड़ा और सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इस दौर में पहाड़ी राज्यों के पास स्थानीय सेना नहीं हुआ करती थी, इसलिए शासक को ही प्रशासन, सुरक्षा और जनता का भरोसा जीतना पड़ता था और वही तीनों का केंद्र बन जाता था। लोक मान्यताओं के अनुसार मौला देवी सिर्फ नाम की रानी नहीं थी, बल्कि जमीनी स्तर पर एक बहुत ही अच्छी नेता थी और यहाँ तक आते आते मौला देवी का नाम राजमाता के तौर पर दर्ज हो चुका था। अब क्योंकि इस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था, इसलिए उनका नाम मौला देवी से जिया रानी पड़ गया। लेकिन जैसा अक्सर शक्तिशाली महिलाओं के साथ होता है, उनका ये रूप भी सबको स्वीकृत नहीं था। दरबार में ईर्ष्या बढ़ने लगी और उनके अधिकारों पर सवाल भी उठने लगे। इसके साथ ही बाहर से आक्रमण का खतरा भी और ज्यादा बढ़ने लगा और यहीं से जिया रानी की कहानी एक साधारण रानी की नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और नेतृत्व की असाधारण गाथा बन जाती है, जो आगे चलकर उन्हें इतिहास और जागरों में अमर कर देती है। 14वीं और 15वीं शताब्दी का दौर उत्तर भारत के लिए भारी उथल पुथल का समय था। दिल्ली सल्तनत के उभार और मध्य एशिया में आए आक्रमणकारियों के बाद मैदानी इलाकों में राजनीतिक स्थिरता लगभग खत्म हो चुकी थी। सत्ता बार बार बदल रही थी, युद्ध आम बात हो चुकी थी और आम जनता असुरक्षित हो चुकी थी। इन्हीं आक्रमणकारियों में सबसे ज्यादा भय का नाम था तैमूर। मध्य एशिया से निकलकर उसकी सेनाएं अफगानिस्तान और उत्तर भारत तक पहुंची और जहां जहां गई वहां वहां तबाही छोड़ गई। इतिहासकार इस बात पर मतभेद करते हैं कि तैमूर की सेनाएं सच में हिमालय की तराई तक पहुंची या नहीं, लेकिन कुमाऊं की लोक परंपराएं साफ तौर पर कहती हैं कि उनके आने की खबर पहले ही फैल चुकी थी। उस समय व्यापार के मार्गों, तीर्थ स्थानों और यात्राओं के जरिए सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती थी। जहां उस दौर में कई शासक शायद भागते, छिपते, समझौता करने का रास्ता चुनते, वहीं जिया रानी ने अपने लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए रक्षा का फैसला लिया। उनके पास कोई स्थानीय सेना नहीं थी, फिर भी उन्होंने गांव के युवकों, किसानों और यहाँ तक कि महिलाओं को इकट्ठा कर स्थानीय लड़ाकू दल बनाया। उनके नेतृत्व में ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी हथियार नहीं उठाए, उन्होंने रक्षा की बुनियादी रणनीति सीखी, चौकसी, समूह में लड़ना और इलाके का लाभ उठाना। जिया रानी ने उन्हें सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि ये भी समझाया कि वो किस लिए लड़ रहे हैं, अपने घर और अपने सम्मान और अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए। शायद यही वजह थी कि लोग उनके पीछे खड़े रहे और ये संगठन सिर्फ सैन्य तौर पर नहीं था, बल्कि जिया रानी पर जनता का अटूट भरोसे का प्रमाण भी था। जिया रानी की स्थानीय सेना और आक्रमणकारी बल के बीच पहली भिड़ंत गौला नदी के किनारे हुई। ये नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की जीवन रेखा थी। उनके खेती, यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान इसी पर निर्भर थे। जैसे ही दुश्मन की सेना आगे बढ़ी, जिया रानी की टुकड़ियां नदी के आसपास मोर्चा संभालने पहुंच गई। उन्होंने इलाके की जानकारी का पूरा फायदा उठाया और मैदान से आए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों की ताकत को संतुलित कर लिया। लोक कथाओं के अनुसार ये पहली मुठभेड़ जिया रानी की सेना के साथ जो हुई, उसमें उनकी सेना ने जमीन ही नहीं छोड़ी और दुश्मन के पहले दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये जीत असाधारण थी। आक्रमणकारी अनुभवी थे और संसाधनों से भरे हुए थे, लेकिन वो उस जुनून और उस आत्मबल को नहीं समझ पाए जो अपने घर की रक्षा करने वाले के पास होता है। इस पहली सफलता की खबर पूरी घाटी में आग की तरह पहुंच गई। उस समय खबरें सिर्फ दूतों से ही नहीं जाती थी, बल्कि गांव की बैठकों, आग के चारों ओर होने वाली बातचीतों और घूमते गायकों के गानों से फैलती थी। और हर ओर एक ही नारा था, जय जिया। ये नारा उम्र, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने लगा। लेकिन संघर्ष यहीं पर खत्म नहीं हुआ। पहली बार हार के बाद आक्रमणकारी दूसरी बार और तेज सेना के साथ लौटे। मध्यकालीन युद्ध में ये तो आम बात थी, लेकिन यहाँ पर जो बात अलग थी वो था जिया रानी का अडिग संकल्प। संख्या कम होने के बावजूद भी ना तो उन्होंने हार स्वीकार की, न समझौता और ना ही आत्मसमर्पण। उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक सोच में, जहाँ पर स्त्री का सम्मान पूरे समुदाय की गरिमा से जुड़ा था,
पीछे हटना सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक निर्णय भी होता था। जिया रानी ने तुर्कों से अपमान और बंदी बनाए जाना स्वीकार नहीं किया। वो गोला नदी के पास स्थित एक पवित्र गुफा में चली गई और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लोक मान्यताओं के अनुसार वो पत्थर में परिवर्तित हो गई। कहा जाता है कि गुफा के बाहर मौजूद वो पत्थर बहते हुए वस्त्र के आकार में दिखता है और आज ये जगह जिया रानी की चित्रशिला के नाम से जानी जाती है। पीढ़ियों से श्रद्धालु इसे शक्ति, बलिदान और रक्षा की देवी के प्रतीक के रूप में पूजते हैं और आज भी जागरों में जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई बताया जाता है। उनका निधन अंत नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक बन गया, एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व से सामुदायिक नायिका और कुमाऊं की रक्षक देवी में। यूं उत्तराखंड की पहाड़ियों में जागर की समृद्ध मौखिक परंपरा है। गाने, ढोल और आवाहन की रातें, जहां समुदाय अपने अतीत, अपने देवताओं और अपनी कहानियों से जुड़ते हैं। और इन्हीं जागरों में जिया रानी की कथा केवल इतिहास के रूप में नहीं सुनाई जाती बल्कि साहस, न्याय और नारी दृढ़ता के रूप में दिखाई जाती है। हर साल मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायणी के समय गोला नदी के तट पर तीर्थयात्रियों, संगीतकारों, भक्तों से ये जगह जीवित हो उठती है। जय जिया की पुकार घाटी के पर्वत में गूंजने लगती है और ये याद दिलाती है कि एक महिला का शौर्य सदियों तक गूंज सकता है। जागर की रात भावनात्मक रूप से अत्यंत गहन और आध्यात्मिक रूप से तीव्र होती है। लोक संगीतकार दमवा, मसकबीन और हुड़का जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग कर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो ध्यान मुक्त करने वाला होता है, जबकि गायक उनके शौर्य और बलिदान की कथा गाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसी समय राजमाता जिया रानी स्वयं अवतरित होती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रानी बाग में जिया रानी का मंदिर है। कई लोगों की तो एक कुल देवी भी है। जिस गुफा में माता जिया ने अंतिम सांसें ली थी, वो गुफा आज भी रानी बाग में स्थित है और हर साल रानी बाग में मेला भी आयोजित किया जाता है। ये मेला पूस माह की आखिरी तिथि को आयोजित किया जाता है। इस दिन पूरे राज्य भर से कत्यूरी वंश के वंशज इकट्ठा होते हैं और अपने गांव से साजे बाजे के साथ कत्यूरी वंशज यहाँ रानी बाग में आते हैं। यहाँ पर गोला नदी के किनारे जिया रानी की शिला पर धूप बत्ती की जाती है और पूस की रात की आखिरी तिथि में पूरा रानी बाग जय जिया के जयकारे से गूंज उठता है। हाल के समय में कई एजेंसी और सांस्कृतिक संस्थाएं उनके योगदान को सही पहचान दिलाने की कोशिश कर रही हैं। उनकी याद में प्रतिमाएं लगाने और शोध कार्य प्रकाशित करने के कई प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। आज के समय में उनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब पूरे भारत में महिलाएं सम्मान, सुरक्षा और समानता की बात कर रही हैं। तब जिया रानी एक स्वदेशी आदर्श के रूप में दिखाई देती हैं, एक ऐसी महिला जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर अपने सम्मान की रक्षा की और इतिहास में अमर हो गई। सांस्कृतिक रूप में वो न केवल एक ऐतिहासिक पात्र रही हैं बल्कि एक जीवित प्रेरणा है जो साहस, आत्मसम्मान और जागरूकता का संदेश देती है। ऐसे दौर में जब दुनिया नारी साहस के मजबूत प्रतीकों की तलाश कर रही है, राजमाता जिया रानी केवल अतीत की रानी नहीं बल्कि वर्तमान की प्रेरक शक्ति बनकर सामने आती हैं। जिया रानी जैसी एक और साहसी रानी उत्तराखंड के इन वादियों में हुई, जिन्होंने अपने विजन से न केवल नगर और नहर बसाए बल्कि शौर्य से मुगलों को ऐसे सबक भी सिखाए जिसकी वजह से उन्हें नक्कटी रानी का नाम दिया गया। लेकिन आखिर ये थी कौन और क्यों इन्हें नक्कटी रानी नाम दिया गया? पूरी शौर्य गाथा जानने के लिए हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके साथ ही अगर जिया रानी की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपके पास उनसे जुड़ी कोई कहानी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।